दोस्तों, आज हम आप सभी के विद्यासागर अंकगणित से क्वेश्चन नंबर 22 ले लेकर के 40 तक सॉल्व करेंगे। और ये आपके प्रतिशत चैप्टर से मैं इसीलिए पहले आप सबको बता देती हूँ कि इतना क्वेश्चन करेंगे, ताकि आप सभी को ऐसे टाइम वेस्ट ना हो कि कितना से लेकर के कितना क्वेश्चन किस वीडियो में है। सो इसीलिए आप सभी को बता देती हूँ कि आप सभी के लिए कंफर्टेबल हो। ओके। और हो सके कि कोई वीडियो आप सभी को इसमें स्लो अगर लगे तो आप लोग उसे स्किप कर दीजिएगा। ओके। या फिर स्पीड बढ़ा लीजिएगा। ओके, ताकि आप सभी का भी टाइम वेस्ट ना हो। तो हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। यहाँ पर हम आप सभी को विद्यासागर अंकगणित, जो कि सगीर अहमद का बुक है, इसमें हम प्रतिशत पाठ नंबर 11 है, 11 पाठ से प्रतिशत का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ओके। तो इसीलिए आप सभी को ये सब बातें पहले ही क्लियर करा देती हूँ कि जो भी बच्चे, सभी के टाइम का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। ओके। आप सभी का टाइम थोड़ा सा भी कहीं वेस्ट ना हो, इसीलिए पहले क्लियर करा देती हूँ, क्योंकि ये सभी बातें आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। ओके। तो यहाँ पर देखिए 23 नंबर यानी 22 नंबर से स्टार्ट करते हैं। ओके। इससे पहले भी आप सबको कुछ बातें बतानी है, जैसे कि अगर देखिए ये वाला वीडियो मैं जो आप सबको ये प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर आप सबको ये अच्छा लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अच्छा कमेंट या बुरा कमेंट आप सभी का वेट करते रहेंगे। सो बताइएगा ज़रूर कि ये हमारा पढ़ाया गया इस वीडियो में किस तरह का कंटेंट है। ओके। मैं कोशिश करूँगी कि इससे अच्छा वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करूँ। सो बताइएगा, आप सभी के कमेंट का वेट करेंगे हम। ओके। तो यहाँ पर 22 नंबर स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 22 नंबर में क्या दिया है, यदि ए की आय बी की आय से 23.1/3% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। हमें इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इधर देखिए पहले तो ये ए बी का कंपैरिजन दिया है, ठीक है ना। तो पहले ए बी दो, मान लीजिए कि कोई आदमी ही हो गए, तो हम पहले ये दो लिख लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ए आदमी हो गया और यहाँ पर कोई बी आदमी हो गया। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया क्या है कि यदि ए की आय बी की आय से, किसकी आय से, बी की आय से, तो जिसके कंपैरिजन किया जाए ना उसके लिए 100। बी क्या है, बी को मान लेते हैं 100%। ओके। अब बोला क्या है कि बी की आय से कितना कम है, 33 सही 1/3%। 33 सही यानी 33.1/3% कम है, किस से, बी से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 100 माइनस से 33 सही 1/3% करेंगे, क्योंकि इससे कम है ना, तो इसके लिए 100 माइनस किया जाएगा। ठीक। अब इसको 33 सही 1/3% को सही ढंग से लिखे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 33×99 100/3%। तो देखिए 100 माइनस ये हो जाएगा आपका 100/3%। ओके। ए की बात कर रहे हैं, और बी तो इधर आपको 100% ये एक्यूरेट है। अब इसको यहाँ घटाएं तो 1 3 का एलसीएम 3 होगा, 3 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 × 100 यहाँ पर 300 हो जाएगा, माइनस ये 3 3 से डिवाइड करेंगे 1 1 × 100 100 होगा। तो ये आया। अब इसको भी सही से लिखें तो इधर क्या हो जाएगा, इधर अगर बात करें तो ये 100 में से यानी 300 में से सही घटेगा, कितना बचेगा, 200/3%। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर अब ए बराबर तो ये हो गया 200/3%, अब बी बराबर का है 100%। तो हमसे पूछा क्या है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। हमसे ये पूछा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो पहले तो बी की कंपैरिजन इसमें कर रहा है ना, कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक होगी। तो पहले यहाँ पर लिखेंगे बी बटा में ए, तो ए के लिए क्या है 200/3, बी बटा में ए गुने 100। क्लियर हुआ, इस तरह से लिखेंगे।
अब इसको भी सिंपल वे में लिखने के लिए क्या करेंगे, ये तो हो जाएगा 100 को 100 ही रखेंगे। अब बाटा वाला देखिए गुना जब करेंगे ना तो ये ऊपर का नीचे, यानी 3 नीचे दिख रहा है ना, लेकिन ये जब ऊपर करेंगे तो 3 ऊपर हो जाएगा, यानी 3 ऊपर आई 2 नीचे गुने यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 100 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 100 को आई 200 को यानी 100 से कटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 2 बचेगा, आई 2 को इस 100 से कटाएंगे तो क्या बचेगा 50। ओके, यहाँ 50 आएगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए तो ये 50 गुने 3, यहाँ पर ये 50 गुने 3 था ना, तो 50 गुने 3 कितना होगा, 50 तिहाई 150। ओके, यहाँ पर 150 हो जाएगा, 150। तो ये 150 कितना अधिक है, देखिए तो पहले तो किसी चीज़ का एक्यूरेट मानिए कि 100% होता है, किसी चीज़ का एक्यूरेट 100% होता है, लेकिन बी का यहाँ पर क्या आया है, कंपैरिजन में 150 आया है, परसेंटेज, ये भी परसेंटेज में। तो देखिए इसमें होता क्या है, किसी चीज़ का एक्यूरेट हम जानते हैं कि 100%, अभी 150 में से 100% जब घटाएंगे तो कितना प्रतिशत अधिक है, 50% अधिक है। क्लियर। तो यही हमारा आंसर, अगर ये सही से लिखें तो ये 50%। ओके, 50% आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो समझ में आया। देखिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, तो हमने लिख लिया, और इसको बी को हमें बी के यानी कि बताना था कि बी की आय ए से कितना अधिक है, ई बताना है ना, तो इसके लिए लिखेंगे बी बटा में ए गुने 100। ओके, और इस तरह से हमारा फार्मूला बन करके यानी सॉल्व हो गया, ये तैयार हो गया आंसर। तो यहाँ पर हमारा 50% आंसर आ रहा है। क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। तो 22 का आंसर तो आ गया। 22 नंबर है कहाँ जी, देखिए तो इसका आंसर जो है 50% आंसर है। इसे हम दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे लगा कि आप सबको ये कॉन्सेप्ट से बताना ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आप लोग भी अपना फीडबैक, अपना बात रखिएगा कि क्या आपके लिए कैसा अच्छा होगा, सिर्फ ट्रिक से या फिर कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों चाहिए। देखिए 23 नंबर को हम देखते हैं। 23 नंबर में क्या दिया है, यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम हो तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितनी प्रतिशत अधिक होगी। तो इसमें भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा उसी तरह का बात है। ओके, राम और श्याम दो यहाँ पर भाई हैं, मान लीजिए कि 2 भाई हैं, रिलेशनशिप वाले ही हम मान सकते हैं इनको, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं, बट राम श्याम भाई ही मानते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर राम हो गए। ओके, ये जनाब यहाँ पर राम हो गए और ये यहाँ पर श्याम। ठीक, तो इसमें अब बोल क्या रहा है कि यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से राम की आमदनी 25% कम है, तो श्याम की आमदनी से बोला है ना, तो श्याम से कंपैरिजन कर रहा है तो इसको सही परसेंट लिखेंगे, और बोला है कि यदि राम की आमदनी श्याम की आमदनी से 25% कम है तो इसको क्या लिखेंगे, ये 25% कम है। अब किससे कम है, तो श्याम से कम है, तो श्याम से कम है तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर 100 माइनस कर देंगे, तो इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 75%। ओके, और इधर इसका तो सही परसेंट एक्यूरेट दिया ही है, तो हमें एक ही चीज़ को बार बार लिखने की अब क्या ज़रूरत है। तो बोला क्या है कि तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितनी अधिक होगी, तो श्याम की आमदनी राम की आमदनी से कितनी अधिक होगी, हमें ये बताना है इस कॉन्सेप्ट में। तो देखिए यहाँ पर ये कम कितना है, 25% कम है। ओके, तो इसके लिए क्या रखेंगे, 25% कम है तो 25 और बटा में देखिए ये वाला क्या है, 25 बटा में 75 गुने 100 कर लेंगे। ओके, अब ये किस तरह से हमने किया, तो देखिए राम की आमदनी कितना कम है, 25% कम है। ओके, तो श्याम की आमदनी इससे ज़्यादा कितना हुआ, 75% ज़्यादा हुआ, तो देखिए राम बटा में श्याम गुने 100, यहाँ भी हमने कर लिया। इसको कटाएंगे तो देखिए 25 तिहाई 75। ओके, और ये होगा क्या, ये हो जाएगा देखिए अब 100 बटा में 3 होगा, 100 बटा में 3। इसको लिखेंगे किस तरह से, देखिए तो ये वाला हो जाएगा आपका 100 बटा में 3 है ना, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 33 तिहाई 99
100 यानी कि 33.1/3%। इस तरह से हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह का दे ना तो आपको पहले एक्यूरेट ये क्लियर होना चाहिए कि बोल क्या रहा है, 25% कमी बोल रहा है। तो 25% कमी बोल रहा है तो 25 लिखेंगे। ओके, इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था? 23 नंबर का आंसर भी यहाँ पर लिख देते हैं। 33.1/3% इसका आंसर है। ओके, ये वाला 50%। तो 22 और 23 दो बन गया। अब देखिए 24 नंबर में क्या बात कर रहा है, यदि गेहूं के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो कोई उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसकी पूर्ववत बचत जो है बनी रहे। कितने की कमी करने को बोल रहा है कि 10%। ओके, तो इधर हम सॉल्व करते हैं। पहले ये देखिए कि कमी क्या है, कमी कितने को बोल रहा है, तो 10% कमी बोल रहा है। ओके, और इसमें बोला है कि पूर्ववत खपत बनी रहे, यानी बचत जो पूर्ववत बनी रहे। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, देखिए नीचे और ऊपर के यानी कि मिला करके 100 होना चाहिए। तो कितने की कमी? 10%। तो कमी 10% करेंगे और टोटल कितना होता है? 100%। 100 में ले 10 घटेगा, क्या बचेगा? 90 नू, तो बटा में 90 लिख लेंगे। ठीक, तो ये हो गया 10% की कमी यानी 10/90। अब परसेंटेज में करने के लिए क्या किया जाता है? गुने 100 किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से लिख लेंगे। अब 1 0 से 1 0 कटेगा, ये बचा क्या? 100/9 बच गया। इसको लिखेंगे किस तरह से? तो देखिए ये 11 9 99 आए 1 100। तो देखिए 11.1/9% आंसर हो गया। यही हमारा राइट आंसर हो गया। क्लियर? तो ये हमने सॉल्व कर लिया। हमारा क्वेश्चन कहाँ पर है देखिए, तो ये 24 नंबर का आंसर क्या है? 11.1/9% जो है बिल्कुल सही आंसर है। ओके, अब देखिए ये 24 नंबर तो बन गया। 25 नंबर में देखिए, 25 नंबर, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। तो यदि चावल के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि बोला है? 25% की, तो बटा में वृद्धि लिखेंगे। लेकिन हाँ, वृद्धि यहाँ पर देखिए तो कितने को बोला है? वृद्धि बोला है 25%, तो बटा में देखिए 125 आना चाहिए। अब 25% वृद्धि बोला है तो ऊपर तो लिखेंगे सिर्फ 25, कितना, क्योंकि जितना कमी या वृद्धि बोले उतना ही ऊपर लिखना है। और बटा में क्या करेंगे? देखिए जब कमी हमें बोला गया तो 100 में से 10 घटा करके 90 लिखा हमने, इससे पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है तो 100 में 25 को जोड़ लेंगे तभी तो वृद्धि होगा ना। तो 100 में 25 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 125। तो ये 25/125 हो गया और गुने 100, ये पूर्ववत बनी रही वैसे वाले सवाल में होता है। ओके, तो 25 25 125 और इसको कटाएंगे तो 20 25 100, यानी कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो गया 20%, बिल्कुल सही आंसर आ गया। क्लियर? तो 20% आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। ओके, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो कोई गृहिणी उसके खपत में अगर 20% की कमी करे, 20% की कमी करे तो उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। ओके, 20% की कमी सही आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 25 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, अब देखिए हम 26 नंबर बनाते हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 26 में देखिए क्या दिया है, यदि चीनी के मूल्य में 11.1/9 की वृद्धि कर दी जाए तो कोई उपभोक्ता उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसकी बचत पर कोई प्रभाव न पड़े। अब वृद्धि कितने का बोला है? 11.1/9 का। वृद्धि कितने का बोला है? 11.1/9 का। ठीक, इतना लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे सही से तो भिन्न के फॉर्म में कैसे होगा? 9 11 99 100, तो ये हो जाएगा 100/9।
ओके, इतना वृद्धि बोला है, ठीक। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कोई प्रभाव ना पड़े ये लिखना है। तो ऊपर में तो ये 100/9 हो जाएगा सिर्फ, ओके। क्या बोला है इसमें, इतने की वृद्धि करें तो ये 100/9 सेम इतना ही हो जाएगा। अब वृद्धि करने की बात जब कर रहा है ना, तो बटा में 100 प्लस इतना जोड़ेंगे, 100 प्लस 100/9 जोड़ देंगे। और इसके लिए क्या किया जाएगा, 100 से गुना कर दिया जाएगा, ठीक। तो इतना तो हमारा अब कॉन्सेप्ट वाइज हो गया, इतना हमने सॉल्व कर लिया। अब इसको लिखेंगे कैसे, ऊपर वाला तो 100/9 है तो इसको 100/9 लिख लेंगे, ओके। और ये जो नीचे वाला है इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एलसीएम जो होगा 1 का एलसीएम 9। चूँकि ये देखिए जब ये नीचे ले ऊपर जाएगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर पलट जाएगा, तो ऊपर में 9 हो जाएगा। इसका बटा पक्का जोड़ करिएगा इतना ना, इतना वाला का, तो क्लियर हो जाएगा। ये वाला देखिए 199 ये 900 प्लस ईसाई, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, ठीक, 1000। और फिर यहाँ गुने 100 है, दिख रहा है आपको, तो ये गुने 100 है, ठीक। अब यहाँ पर से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से ई वाला जीरो कट गया। ई वाला जीरो को अच्छे से कटा लेते हैं, कट गया। अब बचा क्या, तो 10 गुने 9 90, ऊपर में तो 90 बचा और नीचे में 9 बचा। इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 10%, ओके। तो 10% ए में आंसर हो जाएगा, ठीक। 10% की बचत करें, ओके, यानी कि 10% जो है, ओके, इसकी वृद्धि करें तो उसके बचत पर कोई प्रभाव ना पड़ेगा, ठीक। तो इसका आंसर यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका कहाँ है, 26 नंबर जी, देखिए तो इधर आपका है 10% आंसर हो जाएगा, ठीक। 10%, किसी चीनी के मूल्य में इतने की वृद्धि करी जाए तो कोई उपभोक्ता उसकी खपत में 10% की वृद्धि करे ताकि उसके बचत में कोई प्रभाव न पड़े, ठीक, या न हो। तो क्लियर हो गया, इसमें भी 10% आंसर हो गया। 26 नंबर हमारा डन हुआ। इससे आगे यानी कि हम 27 नंबर स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड, एक आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि यदि आप सबको आपका ये वीडियो जो है अच्छा लगा, थोड़ा सा भी इसमें का कंटेंट आपको सही लगा या फिर समझ में आया, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक मिश्रित धातु में 40% जास्ता तथा शेष चांदी है, तो 50 किलोग्राम मिश्रित धातु की मात्रा बताएं। 27 नंबर, ओके, इसको लिखते हैं। अब देखिए ये बोला क्या है कि कोई मिश्रित धातु है, ओके। मिश्रित धातु जो है इसमें जास्ता कितना है, जास्ता पहले तो ये देखिए ये मिश्रित धातु है, ठीक। मिश्रित धातु में कोई परसेंटेज है, कितना परसेंटेज होता है आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। मिश्रित कोई धातु है, ओके, मिश्रित धातु। और मिश्रित धातु कितने का होता है हमें कुछ पता नहीं होता है, तो हम इसको 100% मानते हैं। मिश्रित धातु का जो परसेंटेज है 100% है, हमने ये माना है, ध्यान रखिएगा, ओके। 100% माना जाता है। इसमें बोला क्या है, जास्ता यानी जिंक की बात करें तो ये जास्ता कहाँ है, जास्ता जो है इसमें 40% है, 40% है। और फिर का पूछा बोला है कि शेष चांदी है, शेष का है, चांदी है, तो शेष जो है चांदी है। अब चांदी कितना % रहेगा, देखिए तो हमने उस मिश्रित धातु में 100% माना है, धातु को, मिश्रित धातु जो है 100% माना है, और उसमें जास्ता 40% निकल गया, ओके। और शेष जो है चांदी है, तो ये कितना होगा, कितना होगा जी। अब टोटल में से जो मिश्रित है इसमें से 40% को घटा देंगे, जास्ता को निकाल देंगे तो चांदिया निकल जाएगा। अब कितना चांदी निकलेगा, तो 60%। तो 60% जो है कि चांदी है, ओके। यहाँ तक समझ में आया। फिर बोल रहा है कि 50 किलोग्राम के मिश्रित धातु में चांदी की मात्रा बताएं। तो ये जो है 50 किलोग्राम मिश्रित धातु है, ठीक। 50 किलोग्राम के मिश्रित धातु में हमें चांदी की मात्रा बतानी है। टोटल धातु ये कितना है, 50 kg है। धातु कितना है टोटल धातु है 50 kg, ओके। 50 kg टोटल धातु है, ये क्लियर हो गया।
लेकिन एक काम करेंगे ना, ये मिश्रित धातु जो है 100% है और ये केजी में कितना है तो 50 केजी है। अब एक काम कर सकते हैं, सिंपल से देखिए, इधर धातु का यानी कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज अब बटा में ये धातु कर लेंगे, तो परसेंटेज बटा में ये धातु करेंगे तो क्या होगा, 50 दूनी 100, 2 आ गया। क्लियर। अब इसमें 2 आ गया। बोला क्या है इसमें कि 60% चांदी, चांदी कितना है 60%। तो अब चांदी के लिए भी क्या करेंगे कि 60 बटा में 2 कर लेंगे। चांदी कितना है 60%, इसको यदि हम 60 बटा में 2 करें, परसेंटेज ऊपर रखते हैं और किलो नीचे, क्लियर है ना। तो इसी तरह से इसको भी 60 बटा में 2 करें तो कितना आएगा 30 केजी। तो 30 केजी यहाँ पर जो है चांदी है। क्लियर हुआ, 30 केजी चांदी हो गया। समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो फिर दूसरे तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर इस तरीके से भी आप लोग समझ सकते हो। देखिए मिश्रित धातु कितना है, हमने 100% माना है, जास्ता इसमें 40 है, इतना तो दिया है किताब में भी, तो शेष जो है चांदी है। अब शेष कितना निकलेगा, 100 में 40 कटेगा 60%, तो 60% इसमें चांदी है। धातु टोटल 50 केजी है। ओके, तो 50 केजी का 60% भी हम निकाल सकते हैं। ये देखिए 100 बटा में 50, 2 आया और 2 को 60 से भागा कर दिया हमने तो 30 केजी आया। अब यहाँ पर अगर आपको एक्यूरेट क्लियर है, यहाँ ये तो हो गया 60% नो। ओके, धातु यानी मिश्रित धातु कितना है 50 किलो है, तो 50 किलो का भी हम अगर 60% यानी कि 60% ज्ञात करें तो ये हो सकता है। देखिए 60% 2 आई 2 बटा में यानी कि 60 बटा में 2 है, तो इस तरह से भी 30 केजी आ सकता है। ठीक, तो ये दोनों ही मेथड है और दोनों सिंपल सा एक ही मेथड है। ठीक, यहाँ पर धातु जो है 50 केजी, धातु का 60% निकालिएगा तो बिल्कुल चांदी का मूल्य आ जाएगा। ओके, यानी कितना केजी है ये क्लियर हो जाएगा। खैर अभी यहाँ पर इसे मिटा देते हैं। ठीक, इस तरह से भी आपको सही है, इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हो। डन, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। या फिर ये भी कर सकते हो 60% चांदी निकल गया। अब हमें यहाँ पर बताना क्या है, चांदी का बताना है ना कि कितना केजी है। तो ये 50 केजी इसमें का है मिश्रित धातु है, 50 केजी यानी टोटल का चांदी परसेंटेज निकालिएगा तो 60%। अब इसको करिएगा तो ये 2 आएगा, इसको काटिएगा 30, यानी क्या आया 30 केजी। क्लियर, तो इस तरह से भी 30 केजी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, बट आपको कंसंट्रेशन करना है, यानी ध्यान से देखना है। कौन नंबर तक कर लिए हमने, 27 कर लिया ना। अब देखिए 28 नंबर को सॉल्व करते हैं। 28 में आप सभी का क्या दिया है, किसी गांव में 5000 जनसंख्या में 3000 पुरुष और 2000 स्त्रियां हैं, तो ग्राम की स्त्रियों की जनसंख्या का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 है। बोला है कि जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन कितना है, टोटल यानी कि संपूर्ण जनसंख्या, तो ये जनसंख्या जो है 5000 है। 5000 ये टोटल जनसंख्या है। इसमें पुरुष की बात करें तो पुरुष कितना है, पुरुष इसमें जो है ये 3000 है, पुरुष 3000। अब महिला की बात करें तो ये फीमेल यानी महिला कितना है, तो इसमें महिलाएं जो हैं 2000 महिलाएं हैं इस गांव में। अब बोला है कि महिलाओं की प्रतिशत ज्ञात करें, तो महिला प्रतिशत किस तरह से ज्ञात किया जाएगा, महिला की प्रतिशत, महिला प्रतिशत बराबर जो होगा फॉर्मूला हो जाएगा महिला गुणे 100, महिला गुणे 100 बटा में टोटल जनसंख्या। ओके, टोटल जनसंख्या ये हो जाता है। क्लियर, तो फिर यहाँ पर देखिए इसको भी हम सही करते हैं। अब यहाँ पर महिलाएं कितनी हैं, तो महिलाएं हैं 2000, तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 100, देखिए 200 ही है, 2000 हम कर लेते हैं। ठीक,
2000 गुने 100 अब बाटा में टोटल जनसंख्या का है जी 5000 है, तो इसको हम 5000 लिख लेंगे। अब 3 जीरो से इधर के 3 जीरो कट गया, ठीक। अब इसको कटाएंगे तो ये कई बार में कटेगा, 20 पचे 100 तो 20 हो जाएगा। अब 20 गुने 2 कितना होगा 40%। तो इस गांव में जो है महिलाएं 40% है, 40% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो। यहाँ पर देखिए आपके 40% बिल्कुल सही आंसर आ गया। ओके, तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर कितना आया है हमारा 40% आया है। देखते हैं 29 नंबर में क्या दिया है। किसी कक्षा में 30 लड़कियां तथा 50 लड़के, तो उस कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना होगा। लड़कियां कितनी हैं 30 और लड़के कितने हैं 50। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर पहले तो लड़कियों का दिया है ना, तो देखिए लड़कियां लिख लेते हैं। लड़कियां यहाँ पर टोटल कितनी हैं, तो लड़कियां 30 है। ओके, और अगर लड़कों की बात करें तो लड़के कितने हैं, लड़के जो यहाँ पर हैं 50 हैं। तो लड़कियां 30 और लड़के 50। कक्षा में पढ़ते कौन है, सिर्फ लड़का लड़की। ओके, तो अगर हम पूरी कक्षा की जनसंख्या करें तो ये पूरी कक्षा की जनसंख्या क्या होगा, कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या। ओके, कक्षा की विद्यार्थी यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल विद्यार्थी। इसको हम ऐड कर लेंगे तो निकल जाएगा। लड़का लड़की ऑब्वियस बात है कि दो ही लोग विद्यार्थी होते हैं। तो 30 और 50 कितना हो जाएगा 80। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या हो गई 80। लड़कियां 30 हैं और लड़के 50 हैं। तो हमसे पूछा क्या गया है कि लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बताना है, लड़की का प्रतिशत बताना है। लड़की का प्रतिशत बताना है। लड़की के प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, लड़की बटा में यानी कि टोटल गुने 100। तो लड़की यहाँ पर कितनी है 30 लड़कियाँ हैं। ओके, लड़की गुने यहाँ पर 100 हो जाएगा और बटा में टोटल जनसंख्या कितना है, टोटल जनसंख्या 80 है। तो इसको हम 80 लिख लेंगे, ठीक। अब इसे कटाने की कोशिश करते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कटाएंगे, इसको आधा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको आधा करेंगे ये 5 हो जाएगा, और इसको आधा करेंगे तो ये 2 होगा, इसको आधा करेंगे ये 15 होगा। तो अगर हम इसको कटाएं तो देखिए 15 पचे 75। अब तो गुना करेंगे ना, 75 बटा में 2, तो 75 बटा में 2 हुआ। इसको हम पूर्णांक में और पॉइंट में दोनों तरीके ले कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करते हैं। 30 दूनी 60 और 7 दूनी 14 यानी कि 37.5। ओके, 37.5% जो है लड़कियां हैं। क्लियर, तो ये आपका 37.5% सही आंसर हो जाएगा, ठीक। मुझे लगता है आई थिंक आप सबको ये क्लियर होगा। ओके, तो देखिए अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर 30 नंबर में का दिया है। 30 नंबर में दिया है ए में ए का 5% जोड़िए और योगफल में फिर योगफल का 5% जोड़िए। प्राप्त संख्या x की कितनी गुनी होगी, हमें ये बताना है। ओके, तो देखिए हम इसे बनाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक बार और आपको रीड करके बता देते हैं। ए में ए का 5% जोड़िए और योगफल में फिर योगफल का 5%। प्राप्त संख्या x की कितनी गुनी होगी। तो देखिए यहाँ पर हम बनाते हैं। ओके, पहले दिया का है इस क्वेश्चन में ए में ए का 5% जोड़िए, ठीक। तो हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए ए में यानी कि ए में, तो में का मतलब जोड़, ए में ए का 5% मतलब 5 बटा में 100 जोड़िए और योगफल में यानी कि जो भी योगफल आए। ओके, तो यहाँ पर जोड़ लिखेंगे। योगफल में योगफल का 5%, तो फिर योगफल में योगफल यहाँ पर लिखेंगे। तो योगफल के लिए क्या लिखा जाएगा, ए प्लस यहाँ 5 ए गुना करेंगे तो इसको हम
इस तरह से लिख लेंगे a गुने 5, यानी जैसे है उसको उतना ही में जोड़ना है। ठीक, योगफल में योगफल का, ये भी हो गया योगफल में योगफल का। अब कितना, तो 5% जोड़िए। और फिर आगे बोला है कि जो x का यानी कि गुना, यहाँ पर x का क्या आएगा, तो हम x का a मान लेते हैं कि योगफल आएगा। ठीक, इतना हमने क्वेश्चन में अब बना लिया। क्लियर, a b y कुछ भी मान सकते हैं हम। ओके, वैसे a माने यहाँ पर मानेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा कटाने में, अच्छी बात है। तो इस तरह से हमारा अब क्वेश्चन हो गया। इसको देखिए, दे दिया है कि a में a का 5% जोड़िए, हमने जोड़ा और बोला है कि योगफल में, तो जोड़ किया योगफल का, यानी कि जोड़ करके योगफल में योगफल का 5%। क्लियर हो गया। तो फिर अब हम इसे बिना देरी किए बनाते हैं। ओके, इसको दूसरा कलर से करते हैं। देखिए ये तो a हो जाएगा, उसके बाद प्लस है और इसको जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी गुना करेंगे 5a से गुना करेंगे तो ये 5a हो जाएगा बटा में 100। उसके बाद प्लस का चिन्ह है और इधर भी ऐसे ही करेंगे, a प्लस ये भी 5a हो जाएगा बटा में 100। फिर गुना करना है, किससे गुना करना है, 5 बटा में 100 से गुना करना है। ठीक, और इधर आपका x गुने a यहाँ पर आया। क्लियर, तो फिर अब हम यहाँ पर इसी कलर से करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, इधर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं और उससे पहले भी इसको गुना करके हम मिला लेते हैं। ये तो पहले हो जाएगा a बटा में 1 प्लस 5a बटा में 100। ठीक है, अब इसको भी प्लस करेंगे, इधर देखिए क्या हो जाएगा, a बटा में 1 प्लस इधर क्या होगा, गुना करेंगे तो ये दोनों का गुना हो जाएगा, 5 25a, तो ये हो जाएगा 25a बटा में 100 गुने 100 कितना हो जाएगा 1, और इस तरह से 4 गो 0 कर लेंगे। ओके, बराबर x गुने a। क्लियर, x गुने a हो जाएगा। यहाँ तक तो अब आपको भी क्लियर होगा। अब देखिए एक काम कर लेंगे, इस सब का लघुत्तम कर लेंगे। 1 का 100 का ये कितना होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 का, तो 10,000 का 100 का सबका लघुत्तम का आ जाएगा, यहाँ पर 10,000 आ जाएगा। ठीक, क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब 10,000 से 1 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, इधर देखिए हमने ये मिस्टेक कर दिया है, मिस्टेक क्या, ये चिन्ह हो गया है, कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका भागा देंगे 1 आएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10,000 ए हो जाएगा। अब प्लस इसको करेंगे तो ये कितना होगा, 100 से 10 से, यानी कि यहाँ पर 100 गुने 5, तो ये हो जाएगा 500 ए, प्लस ये भी आपका हो जाएगा यहाँ पर 10,000 ए। अब प्लस क्या होगा जी, यहाँ पर प्लस इसको लिखेंगे तो ये सिर्फ आपका 25a होगा। ठीक, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। और इधर देखिए क्या दिया है, इधर आपका दिया है x इंटू a। ओके, इतना गुना है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब देखिए अगले वाले में सॉल्व करते हैं और इसको ऊपर वाले को सबको जोड़ेंगे तो ये कितना होगा जी, देखिए तो इसको अगर हम जोड़ने की बात करें तो 10 10 20,000 20 25, ये 20,500, ये आपका 25 है। ओके, तो इधर कर लेंगे, ये आपका सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा 20,000 ओके 525। ठीक, अब बटा में क्या दिया है, इधर देखिए बटा में 10,000 दिया है। ठीक, बटा में 10,000 दिया है, लेकिन देखते हैं कि कहीं मिस्टेक तो नहीं किए हैं ना, तो इसे एक बार देखते हैं फिर से कहाँ हमने एरर किया है। देखिए इसको हम बेसिक से फिर से बनाते हैं, लगता है कि हो सकता है कहीं इशू हो गया है, तो दूसरे स्टेप से यहीं कहीं वर्ड गलती होगा, लेकिन हाँ उतना देखने में आप सभी का बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके, सो इतना हम देखते नहीं हैं, इसको डायरेक्ट ही मिटा देते हैं। ठीक, क्योंकि उतना देखने में ही हमारा ज़्यादा टाइम ख़त्म हो जाएगा।
तो इसको इतने पर से क्लियर करके या फिर से शुरू कर देते हैं, कहीं हुआ होगा गलती। तो फिर देखिए यहाँ पर इसको हम फिर से लिखते हैं। ओके, इसको अगर हम गुना करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये तो होगा ए प्लस ए गुने 5 कितना होगा 5a बटा में 100। इतना हमने लिखा है, इसको ऐसे ही अभी अंदर ही रहने देते हैं। फिर इसको भी लिखेंगे तो यही सेम वाला लिखाएगा, ठीक, इतना ही है तो ऐसे हो जाएगा। ओके, यहाँ ये भी हो गया। फिर देखिए गुना है, ओके, अब 5 बटा में 100 है। ओके, और यहाँ पर x इंटू ए, यानी इतना गुना ए गुना है, ठीक, x का। तो फिर यहाँ तक अब क्लियर है ना। अब इसको सही से अंदर ही कर लेते हैं। पहले सॉल्व करेंगे यहाँ पर 1 और यहाँ भी कुछ नहीं 1, तो अंदर में क्या करेंगे दोनों का, यानी एक सही का लघुत्तम 100, और यहाँ पर ई जो होगा सही से 1 से भाग करेंगे 100, आई हो जाएगा 100a ई 5, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 105a। बाटा पक्के जोड़ तो आप लोगों को क्लियर होगा, कर लीजिएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको भी अगर हम करें तो ये भी हो जाएगा 105a बटा में 100, ठीक। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर गुना दिया है ना, तो इसको गुना कर लेंगे। ओके, और ये हमारा हो जाएगा 5 बटा में 100, ठीक, बराबर इधर x का a गुना है, ठीक, x का a है। इधर यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए इसको सही से लिखते हैं। अब यहाँ पर तो आपको गुना दिख रहा होगा, तो गुना वाले को पहले हम क्लियर कर लेते हैं। इधर देखिए, तो गुना वाले को पहले क्लियर करेंगे तो ई का होगा जी, इसको तो 105a बटा में 100 लिखेंगे, ठीक। फिर इधर आपका प्लस का चिन्ह है, और 100 गुने 100 कितना होगा 10,000 हो जाएगा, ठीक। और ऊपर में क्या होगा देखिए 10,000, ठीक। और ऊपर में 105 गुने 5 कितना हो जाएगा जी, ये तो हो जाएगा आपका 525a। ओके, 525a हो जाएगा, बराबर x का a गुना, ठीक। यहाँ तक क्लियर है तो अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ तो अब इतना हमने डन कर लिया। अब इसमें इसको हम यानी कि दूसरे स्लाइड में इस बटा पक्के जोड़ को क्लियर करते हैं। अब हमारा सही आंसर हो जाएगा। हो सकता है कहीं इसी में पहले वाले में मिस्टेक हुआ होगा, तो उसको अगर ध्यान में रखेंगे तो हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, ठीक है। 105a बटा में यहाँ पर क्या है सही था, ओके। अब प्लस इधर हमारा क्या था जी 525a था शायद, ओके, यस। अब बटा में ये आपका 10,000, क्लियर। इधर x इंटू ए हमने माना था, ठीक, x इंटू ए। तो फिर आप देखिए इस 100 से और 10,000 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 100 10,000 का, यानी कि हम एलसीएम करें तो 10,000 होगा, क्लियरली है 10,000 हो जाएगा, ठीक। 10,000 को सही से भागा करेंगे तो सही आएगा, और सही को 105 ले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 105, और डबल ज़ीरो इस पर बैठा देंगे। उसके बाद प्लस यहाँ पर इतना से 10,000 से 10,000 का भाग करेंगे 1, और 1 गुने 525, तो ये कितना होगा 525a हो जाएगा। अब बराबर देखिए x इंटू ए, ठीक है। अब यहाँ तक क्लियर है तो ऊपर वाले को अब तो जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा, ये तो 525 525, यानी कि ये हो जाएगा आपका इतना, और ये आपका 25, यानी कि 11,025 अब बटा में एक, ये 10,000, क्लियर 10,000 डन। 11,025 बटा में 10a। एक सेकेंड थोड़ा सा इसे जूम करके लिख देती हूँ, ठीक, ताकि आपको भी इशू ना रहे। देखिए यहाँ पर अच्छे से दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर 525 को आई देखिए 10,500 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 500 500 1,000, यानी ये तो हो जाएगा 11,025 11,025a ऊपर वाला, ये बटा में 10,000 तो दिया ही है, इसको 10,000 लिख लेंगे। इधर इक्वल में क्या है x इंटू ए है, तो इस a को इस a से हम कटा देंगे। अब यहाँ पर x बराबर का बचेगा, तो x बराबर देखिए अगर हम इसको बटा करें यानी 11,025 बटा में 10,000, तो ये कितना आएगा
ये तो बिल्कुल आसानी से आप लोग बता सकते हो। अब ये कैसे, तो मैं क्लियर करा चुकी हूँ आप लोगों को कि देखिए नीचे कई गो जीरो है, 4 गो, तो ऊपर के 4 अंकों के पहले पॉइंट बैठेगा कि एक तो 5 लिखेंगे, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 और फिर 1, उसके बाद यहाँ पॉइंट और तब जा कर के 1 होगा। ठीक, तो ई हो जाएगा 1.1025। क्लियर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस बार हमारा सही आंसर आ गया 1.1025। कौन सा आंसर था हमारा? 30 नंबर का ना, 1.1025। ओके, एक्स की इतनी गुनी है। क्लियर हो गया कितनी गुनी है? इतना गुना है। तो फिर अगला नंबर देखिए, हम 61 यानी 31 नंबर को सॉल्व करते हैं। 31 नंबर में आपका क्या दिया है? महेश की मासिक आमदनी। आमदनी कितना है? इतना है, 12,000 रुपया। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारी आमदनी यानी कि उस महेश की आमदनी कितनी है? तो आमदनी की अगर बात करें तो 12,000 है। ओके, आमदनी यहाँ पर इसकी जो आमदनी है 12,000 रुपये है। ठीक, 12,000 रुपया है। यहाँ तक तो क्लियर है। अब उसके बाद बोला क्या है कि वह अपने वेतन का भोजन पर 60%, भोजन पर कितना? भोजन पर 60%। ओके, और किराए पर कितना? 10%। किराए पर 10%। ओके, किराए पर 10%। उसके बाद बोला है कि वस्त्र पर 12%। वस्त्र यानी कि कपड़ा पर जो कर रहा है 12% इत्यादि पर व्यय करता है। बताएं कि वह बचाता कितना है, हमें ये बताना है। और बचाता है जितना वो हमें रुपया में बताना है। तो ये देखिए, किसी चीज़ का एक्यूरेट हम मानते हैं तो कितना होता है जी? 100%। ओके, अब हम बचत किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं? तो देखिए, बचत का परसेंटेज अगर हमें ज्ञात करना हो ना, तो देखिए इसको सबको ऐड कर लेते हैं और इसमें से यानी 100 को घटा देंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 60, 10, 70, 80, 82 होगा परसेंटेज में। ओके, तो हम अब क्या करेंगे कि हम ना इस 100 में से किसी चीज़ का 100% होता है और 100 में से 82 घटा देंगे, यानी कि भोजन, किराया, वस्त्र घटा देंगे। मान लीजिए कि इसकी आमदनी जो है 100% है और ये भोजन, किराया, वस्त्र पर 82% खर्च कर देता है। ओके, तो अब मान लीजिए कि अब कितना बचाता है, तो बचत बराबर आमदनी माइनस खर्च। तो इस 100 में से 82 घटाएंगे, कितना बचेगा? 18%। ओके, 18% बचत करता है। तो अब बचत के लिए कैसे ज्ञात करेंगे? ये देखिए, आमदनी क्या है? 12,000 रुपया का आमदनी है। इसका क्या आमदनी है? 12,000। अब 12,000 में ले परसेंटेज यानी 100% हम घटा ले तो क्या बचेगा? इसको 0 0 कटाएंगे तो देखिए 1% बराबर क्या हो गया? 120। प्रतिशत नीचे था ना, तो 1% बराबर 120 आया। अब 18 गुने 18% बचत है ना, तो बचत के लिए 18 गुने 120 करेंगे। 18 गुने 120 करेंगे तो कितना आएगा? 0 से 18 को कटाएंगे, 0 गुना करेंगे तो 18 दूनी 36 का 6 हाथ में 3, 18 एकम 18 और 3 कितना होगा? 21, यानी कि इतना रुपये 2,160 रुपया इसका बचत है। क्लियर, तो 2,160 रुपया हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 31 नंबर क्लियर हुआ। 31 नंबर आप सभी का आंसर जो होगा यहाँ पर 2,160 रुपया सही आंसर हो जाएगा। ओके, तो फिर अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला यहाँ पर क्या है? 32 नंबर। 32 को देखिए कि इसमें क्या लिखा है। किसी पुस्तकालय में 1,000 पुस्तकें हैं जिसमें 40% हिंदी, 16% अंग्रेजी तथा शेष फारसी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हिंदी की हैं, हमें ये बताना है। तो उसमें टोटल पुस्तक कितना है? 1,000। ओके, यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। टोटल पुस्तकों की अगर बात करें तो पुस्तकें यहाँ पर कितनी हैं?
टोटल पुस्तकें जो हैं 1000 है। ओके, टोटल पुस्तकें 1000 है, जिसमें 40% हिंदी। तो हिंदी कितना है? हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी यहाँ पर 40% है। ओके, उसके बाद अंग्रेजी, तो अंग्रेजी कितना है? 16%। अंग्रेजी 16% है। ओके, अंग्रेजी 16%। पुस्तकें 1000 है। ओके, 40% हिंदी और 16% अंग्रेजी तथा शेष फारसी पुस्तकें हैं। तो माना हमने ये पुस्तकों का प्रतिशत कितना माना हमने? 100%। ये जो 1000 पुस्तक है इसका परसेंटेज हमने 100 माना कि 100% ही किताबें हैं। इसमें से 40% हिंदी आ गया, 16% अंग्रेजी। तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अभी कितना होगा? 40 और 10 50 56 होगा ना जी। तो ये 56% हिंदी अंग्रेजी मिला करके हुआ। शेष का है तो शेष जो है फारसी पुस्तक है। अब फारसी पुस्तक कितना है? फारसी पुस्तक की बात करें तो फारसी पुस्तक इसमें से कितना हो जाएगा? खैर फारसी के बारे में हमसे पूछा नहीं है, लेकिन क्लियर कर देती हूँ। फारसी पुस्तकें अब कितना परसेंटेज होगा? देखिए तो 100 में से 56 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 में से 6 घटेगा, 4 बचेगा। इधर की अगर हम बात करें तो 9 में 5 घटेगा 4, यानी 44% फारसी पुस्तकें हैं। फिर हमसे पूछा क्या है कि पुस्तकालय में कुल कितनी हिंदी पुस्तकें हैं। तो हमें हिंदी पुस्तक की प्रतिशत बतानी है। अब हिंदी पुस्तक की प्रतिशत किस तरह से बताया जाएगा? ये परसेंटेज माना है हमने, सही बात है, लेकिन कुल किताब कितने हैं? 1000 किताब है और इसका प्रतिशत हमने क्या माना था? 100 माना था। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। ठीक, 1% बराबर कितना है? 10। 1% बराबर 10 किताब है। ठीक, तो यहाँ पर हमें हिंदी की पूछा है ना। हिंदी कितना है? 40% है। 40% है तो 40% परसेंटेज का मतलब क्या है कि 10। ओके, तो 40 गुने 10 कितना होगा? 400। तो 400 किताबें यानी 400 पुस्तकें हिंदी की सही आंसर हो जाएगी। ठीक, 400 पुस्तकें हिंदी की है। अगर हम इससे कोई और भी मेथड से अप्लाई करें तो भी हो सकता है। अब देखिए टोटल किताब कितना है? टोटल किताब 1000 है। हमें ये दिखा ना कि टोटल किताब कितना है जी? 1000 है। और इसमें पुस्तकें कितना है? 40% हिंदी की पुस्तकें, और हिंदी का ही हमें किताब का निकालना है ना कि कितना है। तो ये टोटल का 40% सिंपल से ज्ञात करिए तो 2 जीरो से 2 जीरो कटाइएगा, 10 गुने 40 400। क्लियर? तो ये 400 किताब सही आंसर हो गया। ठीक, इस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हो। 33 नंबर देखिए, एक खान से निकाले गए कोयले में 24% नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार 121 टन कोयला प्राप्त होता है। बताएं खान में कुल कितना कोयला निकला है? खान से कुल आखिर कोयला कितना निकला है? जब 24 टन खत्म, 24% नष्ट हो गया है तब इतना बचा है। तो हमें टोटल बताना है। ओके, यहाँ पर देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा कौन सा नंबर है? 33 नंबर है। कितना नष्ट हो गया है ये कोयला? अगर हम इस कोयले की नष्ट होने की बात करें तो इसमें 24% नष्ट हो गया है। ठीक, 24% नष्ट हो गया है। और ई टन कितना निकला हुआ है? कितना प्राप्त हुआ है कोयला? तो प्राप्त कोयला की बात करें तो प्राप्त कोयला जो है यहाँ पर 121,600। ओके, इतना टन कोयला प्राप्त हुआ है। अच्छी बात है। तो इतना टन कोयला प्राप्त हुआ है। अब इसमें से भी हमें ये बात पूछा है ना कि बताएं कि खान से कुल कितना टन कोयला निकाला गया था। हमें ये बताना है कि आखिर कुल कितना टन यानी कि निकाला गया था कोयला। ओके, तो अगर हम बात करें कि कुल कोयला कितना था, अगर कुल कोयले की बात करें, कुल कोयला टोटल यानी कि बात करें तो कुल कोयला कितना होता है? 100%।
इसमें से नष्ट कितना हो गया है जी, तो 24% नष्ट हो गया है। तो 100 में से 24 घटाएंगे क्या बचेगा, 10 में ले 4 घटाएंगे 6 और 9 में ले 2 घटाएंगे 7, यानी कि अभी जो है ये 76% है प्राप्त कोयला, यानी कि प्राप्त कोयला 76% है। और यहाँ पर प्राप्त कोयला टन की बात करें तो कितना टन है, 121,600। अगर हम इसको बाटा कर दें तो निकल जाएगा हमारा प्राप्त कोयला, यानी कि परसेंटेज में 1% बराबर कितना होता है, तो देखिए 121 ई हो गया 600 अब बटा में 76। तो हम इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा निकल करके कहाँ आ जाएगा जी, इसको हम अगर डिवाइड कर दें तो ये हमारा निकल करके आएगा 7 त्रिका 21, 7 एकम 7, पहले तो ये हो जाएगा यानी कि 1600 आएगा। क्लियर है, तो 1600। अब यहाँ पर भी इससे हमने ज्ञात कर लिया कि ये 1600 आया, यानी 1% बराबर कितना है, 1% बराबर 1600 है, ये 1600 है। और टोटल कोयला कितना निकला है, 100% निकला है। तो टोटल यानी यहाँ पर हम अगर टोटल की बात करें तो टोटल तो 100% था, 100 गुने 1600 कर लेंगे, 100 गुने 1600। तो ये देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 16 और 4th 0, इस तरह से इतना टन जो है हमें कोयला मिला है। ओके, ये सही आंसर हो जाएगा। अब ये किस तरह से हुआ एक बार फिर से देखिए, कितना नष्ट हुआ है, 24%। हम जानते हैं कि कोयले का जो परसेंटेज होता है या फिर किसी चीज़ का 100% हम एक्यूरेट मानते हैं, तो ये 100% है, नष्ट क्या हो गया है 24%, तो बचा क्या है 76%। और फिर इसमें भी प्राप्त किया हुआ है बचा है, तो ये देखिए 121,600 टन बचा है। ठीक, तो ई परसेंटेज में बात करें तो इतना बचा है और टन में बात करें तो इतना बचा है। अगर हम दोनों का यानी बाटा कर दें तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा कि 1% बराबर कितना होता है, ऑब्वियसली निकलेगा। तो ये देखिए 121,600 बटा में 76 किया हमने, 1600 आया। 1% बराबर अब तो 1600 हो गया। टोटल कैसे ज्ञात करेंगे, तो टोटल हम जानते हैं कि 100% था, तो 1600 गुने 100 अगर हम कर लें तो इतना टन हमारा आ गया, 16 और 4th को 0। ठीक, तो इतना हमारा आंसर आ गया। आई होप आप सबको भी ये क्लियर होगा। ठीक, तो ये 33 नंबर हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 33 नंबर को भी हमने सॉल्व किया, आंसर क्या आया, 16 और 4 को 0 बैठा देंगे। ठीक, इतना टन, ये टन ध्यान रखिएगा। ठीक, तो 33 नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ये 34 नंबर, इसमें क्या दिया है जी, किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी 484 अंक प्राप्त करता है और 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उत्तीर्ण होने का प्रतिशत 33 हो तो महत्तम अंक कितना था, हमें ये ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ठीक, और दोस्तों कहीं भी थोड़ा सा भी क्वेरी लगे तो मैं बार बार कहती हूँ आप सबको फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो ये अच्छा लगे तब भी और बुरा लगे तब भी, ओके, क्लियर कराइएगा कि आखिर आप सबको ये लगता कैसा है। ठीक, समझ में आना चाहिए। किसी परीक्षा में कोई परीक्षार्थी कितना अंक प्राप्त करता है, देखिए अंक प्राप्त, या हम प्राप्त अंक भी लिख सकते हैं। तो कितना अंक प्राप्त करता है, प्राप्त अंक जो है 484 है, 484। उसमें बोला है कि 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। कितने अंक से अनुत्तीर्ण होता है, अनुत्तीर्ण कितने अंक से होता है, तो 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ठीक, प्राप्त किया 484 और 11 गो अंक से फेल हो गया। उत्तीर्ण अंक का प्रतिशत क्या है जी, उत्तीर्ण की अगर बात करें तो उत्तीर्ण की प्रतिशत यहाँ पर क्या है, उत्तीर्ण की प्रतिशत जो है 33 है, 33%। तो बोला है कि महत्तम अंक कितना था, यानी सबसे अधिकतम अंक कितना था। अब देखिए इसमें अनुत्तीर्ण यानी इतना से जब फेल आ गया तो हम इसको जोड़ें तो उत्तीर्ण निकल जाएगा कि इतने पर उत्तीर्ण है, इतने नंबर पर। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं, 4 1 5, 8 1 9 ये 4, तो ये हो गया 495।
यानी कि अगर 495 अंक आए तो आदमी जो है पास, यानी कोई भी छात्र जो है पास हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। तो परसेंटेज में बात करें तो 33% और अंकों में बात करें तो 495 अंक। क्लियर। तो हमसे पूछा गया है कि महत्तम अंक क्या होगा, महत्तम अंक क्या होगा। लेकिन अगर हम इस परसेंटेज की बात करें तो 1% बराबर हम ज्ञात कर सकते हैं। अब 1% बराबर किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए 1% बराबर कितना होगा, तो टोटल कितना अंक है 495, अब बटा में परसेंटेज कर देंगे 33। ओके, 33%। तो जब हम इसको कटाएंगे तो ये कई बार में कटेगा जी, 33 एकम 33 यानी एक, इधर से जाएगा आपका यानी 15। ठीक, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक, इसको डिवाइड भी करके देख लीजिएगा। इस तरह से यहाँ भी कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए 33 ले तो एक बार में क्या होगा 33 हो जाएगा। अब देखिए 9 में ले 3 घटेगा 6, इधर से 1 16, ऊपर से लेंगे तो 5। अब ये कई बार में कटेगा तो देखिए 33 ले 5 ले करें तो ये 3 5 15 के 5 हाथ में 1, ये देखिए 3 5 15 1 16। क्लियर हो गया। तो ये आपका 15 आएगा। वैसे एक्यूरेट बता रही हूँ बट हो सकता है कि किसी बच्चे को डाउट हो। ओके, तो कोई नहीं, यहाँ पर 15 आ गया। अब 1% बराबर ये तो हो गया कि 15, लेकिन किसी भी प्राप्तांक में लास्ट अंक जो होता है 100% हम मानते हैं, तो 100% मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा 100। अब परसेंटेज बराबर क्या आया है 15, 100 गुने 15 कितना हो जाएगा जी 1500। ओके, तो इसका महत्तम अंक जो है 1500 सही आंसर है। क्लियर। एक बार सही से देख लीजिए, इसका महत्तम अंक 1500 हो जाएगा। डन। तो ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन भी सही हुआ। ओके, 1500 सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर भी क्लियर करते जाती हूँ। अब देखिए 35 नंबर में भी देखते हैं कि इसमें क्या दिया है। महेश अपनी वार्षिक परीक्षा में 430 अंक प्राप्त करता है तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक प्रतिशत 40 है यानी पास होने के लिए 40% चाहिए तो पूर्णांक क्या होगा। तो इसको भी हम सेम कॉन्सेप्ट वाइज सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अब इसे भी किस तरह से सॉल्व करते हैं तो मैं अभी आपको क्लियर कराई कि सेम कॉन्सेप्ट वाइज। अगर इशू है कोई तो देखिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ठीक, कितने अंक प्राप्त करता है, प्राप्त अंक की अगर बात करें तो यहाँ पर महेश जो है अपनी वार्षिक परीक्षा में प्राप्त अंक जो करता है 430 करता है, और फेल कितना से होता है, फेल कितना से होता है यानी कि इसे हम अनुत्तीर्ण भी कहते हैं। तो ये जो है 50 अंकों से फेल हो जाता है। ओके, तो अगर इसे 50 अंक मिल जाता तो ये पास हो जाता। अब पास को यहाँ पर करने के लिए क्या करेंगे, पास के लिए देखिए तो 430 प्लस 50 480 हो जाएगा। इसको जोड़ करके लिख दे तो इसे जोड़ें तो ये 480 हो जाएगा। इक्वल ही यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, इसको जोड़िएगा और इक्वल करिएगा। देखिए जोड़ करके इक्वल करिएगा तो ये कितना 480। अगर इससे 480 आता तो ये पास हो जाता, इसे 430 आया है तो फेल हो चुका है 50 अंकों ले। अब इसका प्रतिशत क्या है, उत्तीर्णांक यानी कि पास होने के लिए प्रतिशत, उत्तीर्णांक जो है पास होने के लिए 40% है। तो ये देखिए हम अब ने क्या किया, हमने कि 480 कर लिया यानी 50 अंक से जो कि अनुत्तीर्ण हो रहा था इसको हमने जोड़ दिया तो ये हमारा पास भर आ गया, और इधर भी पास भर कितना आता है 40%। तो हम 1% बराबर ज्ञात कर सकते हैं। 1% बराबर कितना आएगा, ये देखिए दोनों तो पास है तो 480 बटा में 40 कर लेंगे। क्लियर। तो देखिए 480 पर भी उत्तीर्ण होता है और 40% पर भी उत्तीर्ण, तो ऊपर में अंक का बटा प्रतिशत कर लिया हमने। ये देखिए कितना बार में होगा, 12 चौके 48 यानी 12 आ रहा है, 12 आ रहा है। 1% बराबर 1% बराबर 12। हम क्या जानते हैं कि किसी भी यानी कि जो परीक्षा होता है उसी में 100 अंक रखा जाता है। हम भी एक्यूरेट 100 जानते हैं।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, महत्तम अंक याद करने के लिए 100 गुने 1% बराबर 12 है ना, तो 12 लिख लेंगे। 100 गुने परसेंट यानी 100 गुने 12, तो ये कितना हो जाएगा जी 1200। क्लियर, 1200 सही आंसर हो जाएगा कि 1200 अंक। ओके, तो यहाँ भी आप सभी को क्लियर हो गया कि 1200 अंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डन। तो देखिए अपना सही आंसर 35 का कितना हो जाएगा 1200। 1200 इसका पूर्णांक है। ओके, यानी कि महत्तम अंक भी हम इसे कहते हैं और पूर्णांक भी कहते हैं। ठीक, तो ये 35 नंबर भी अब क्लियर हुआ। आगे देखते हैं 36 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया क्या है जी, देखिए तो 24.2 का 10% कॉमा 24.02 के 10% से कितना अधिक है। तो यहाँ पर हमें कंपेयर करने की बात कर रहा है। इसे भी सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 नंबर को यहाँ पर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है 24.2 का 10% यानी 10/100। ओके, इधर दिया है, फिर इधर क्या हो जाएगा जी माइनस कर लेंगे। ये दिया है 24.02 के 10% से कितना अधिक है। यहाँ पर ये बताना है कि ये कितना अधिक है। क्लियर, मुझे लगता है आई थिंक आप सबको क्लियर होगा कितना अधिक है, कंपेयर करना है। अच्छी बात है। तो देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं जी। देखिए 24.2 गुने 10 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 242/100। ओके, इधर माइनस है और 24.02 से 10 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, इसको यहाँ पर गुना कर लेते हैं। देखिए 24.02 गुने 10, ठीक बात है। तो 0 से करेंगे तो ये तो 0 0 आएगा, 1 ले करेंगे तो ये क्या आएगा, इधर देखिए 0, इधर करेंगे तो ये 0 4 2। क्लियर है यहाँ तक। अब इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। देखिए इसको अगर लिखें तो ये 0 2 0 4 2 इतना हो गया। पॉइंट कितने अंकों के पहले हैं, तो पॉइंट 2 अंकों के पहले, यानी यहाँ पर पॉइंट होगा तो 240.2 आ रहा है या फिर 240.20 कहें। ओके, तो यहाँ पर अब इसको भी लिख लेते हैं। देखिए इधर 240.2, ओके इतना ही रखते हैं, बटा में 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक अब आप लोगों को क्लियर होगा। तो देखिए दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। ओके, और पहला वाला तो ये 242 हो जाएगा, इधर माइनस करेंगे 240.2। ओके, तो हम इसको सेम घटा लेंगे। क्लियर, अब यहाँ पर 242 में से 240.2 को घटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ ऊपर में 0 रखेंगे तो ये देखिए ये तो पहले 8 हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट यहाँ पर 1 और इधर आपका 0 0 यानी 1.8 आ रहा है। क्लियर, डन। तो इसको हम यहाँ पर 1.8 रखेंगे। ठीक, 1.8 बटा में क्या है 100, तो बटा में 100 है। अच्छी बात है। ऊपर के यानी कि ये एक पॉइंट है। ओके, इसको इस पॉइंट को यानी ऊपर वाले के पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 0 बैठेगा, क्योंकि ऊपर के एक अंक के पहले पॉइंट था तो 1 0 नीचे बैठ गया। अब ये हो गया 18 बटा में 1000। अब यहाँ पर देखिए नीचे तो 3 0 है, नीचे 3 0 तो मतलब कि ऊपर के 3 अंकों के पहले पॉइंट, तो ये 2 अंक तो हो गए 18। अब एक अंक कहाँ से लाएं, तो कुछ नहीं रहता है तो 0 बैठाया जाता है। उसके बाद पॉइंट लिख लेंगे क्योंकि 3 अंक हमारा मौजूद हो गया, और फिर पॉइंट के पहले भी 0 रखते हैं, अगर रहे तो भी सही है, ना रहे तो भी सही है। तो आंसर क्या हो गया 0.018। ओके, 0.018 हमारा आंसर हो गया। क्लियर, तो एक बार यहाँ पर भी आंसर इसका लिख लेते हैं। इसका आंसर क्या है 0.018, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ओके,
तो 36 नंबर क्लियर हुआ। 37 की बात करें तो इसमें देखिए क्या दिया है, यदि 200 रुपये का 40% प्लस 150 रुपये का 30% एक्स के बराबर हो तो एक्स का मान क्या होगा। ठीक, तो इस 37 नंबर को भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक, 37 नंबर में देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 में आप सभी का दिया क्या है, दिया है 200 रुपये का मतलब गुना 40% यानी 40/100 प्लस 150 रुपये का 30% यानी 30/100 बराबर एक्स के बराबर है। ठीक, एक्स के बराबर है, अच्छी बात है। तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एक्स का मान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर कटाएं तो ये कितना बार में कटेगा, 2 बार में, ऊपर 2 होगा, और इसको भी कटाएं 2 0 तो यहाँ 1 0 कट गया। यहाँ पर 40 दूनी 80 हो गया, 80 हो गया, और प्लस ये देखिए 15 तिहाई 45 हो गया, बराबर क्या है, एक्स है, इसी के बराबर है ना। तो एक्स बराबर का हुआ, देखिए तो एक्स बराबर 4 4 8 12 यानी कि 125। 125 आप सभी का बिल्कुल सही आंसर हो गया। तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व किया। 37 का आंसर है 125 यानी कि 125 रुपया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 38 नंबर में देखिए क्या दिया है, 80 का 5% कितना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। हो सकता है कि इधर आप सभी के यानी कि जगह हो, कोई नहीं, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 38 नंबर दिया है 80 का मतलब गुना 5% यानी 5/100। 80 का 5% का 5% कितना होगा, हमें यहाँ ये बताना है। तो देखिए इसमें से ये वाला 1 0 से 1 0 कटा लेंगे, इसको आधा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे 5 हो जाएगा। 5 को इस 5 से हम कटा सकते हैं, इस 5 को कटाएं 100 से तो ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, और इसको कटाएं तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या आया, 1/5 आ गया। 1/5 को डिवाइड करके देखिए तो 1 ऊपर हो जाएगा, 5 इस ओर। पॉइंट तो लेना पड़ेगा क्योंकि कटेगा नहीं, तो पॉइंट लेंगे यहाँ पर। कई बार में कटेगा, 5 दूनी 10 बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पर कई बार में कटा, 0.2 बार में। तो आंसर आप सभी का हो जाएगा 0.2। ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर 0.2 आ गया। क्लियर, यहाँ भी आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर हमने नहीं लिखा है ना, 0.2 बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर देखिए, ये 39 नंबर में का दिया है, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में दिया है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, ई। ओके, अंग्रेजी में कितना, 70%। वैसे यहाँ पर सिर्फ एक बार वैसे तो रीड कर ही चुके हैं, रीड करके ही बता देती हूँ। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक, इसको हम यहाँ पर बनाते हैं। क्लियर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 39 नंबर है। 39 नंबर में बोला क्या है कि अंग्रेजी में एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, यानी कि ENG लिखते हैं, यानी इंग्लिश में कितना जी, तो 70%। ओके, तथा गणित में, यानी कि हम अगर मैथ की बात करें, मैथ में कितना, तो मैथ में 65%। ओके, उत्तीर्ण हुए हैं, इनके
उत्तीर्ण होने की संख्या है। ठीक, तो अगर हम इंग्लिश और मैथ दोनों को जोड़ दें तो इसमें उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 6 12 13 यानी कि 135%। ओके, दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 135% हो गई। ओके, उसके बाद बोला कि यदि 27% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो। ठीक, तो यहाँ पर अनुत्तीर्ण होने वाले की, ये तो ऊपर वाला हो गया उत्तीर्ण की बात। ओके, और नीचे की क्या बात है? अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण वो भी कौन सा? तो दोनों विषय में। दोनों विषय में हमें अलग अलग इसमें नहीं दिया है, सेम दिया है कि इंग्लिश प्लस मैथ, ये दुइये को विषय है ना, तो ये दोनों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाली छात्रों की संख्या क्या है? 27%। यदि 27% दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। ठीक, तो उत्तीर्ण होने वाले 135% है, अनुत्तीर्ण होने वाले 27%। ऊपर में भी दोनों विषय है, नीचे में भी दोनों विषय, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर कैसे निकलेगा जी? तो ऊपर वाला भी E+M है। ठीक, और नीचे वाला भी E+M। देखिए यहाँ पर इंग्लिश मैथ को जोड़ करके इतना आया है ना, पास वाला ही है, इतना उत्तीर्ण हुए हैं, और नीचे अनुत्तीर्ण में इंग्लिश मैथ को जोड़ करके 27% है। ठीक, तो ऊपर वाले में ले नीचे वाले को घटा देंगे, यानी 135% ये टोटल उत्तीर्ण छात्र हैं, इसमें से अनुत्तीर्ण छात्रों को घटा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज है, चूँकि ये 5 में ले 7 तो घटेगा नहीं, 15 ले लेंगे तो एक हासिल यानी इससे ले लेंगे, तो 15 में ले अगर हम 7 घटाएं तो कितना बचेगा जी? अगर यहाँ पर बात करें तो, या फिर पहले इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर इसको ऐसे ही पहले क्लियर कराऊंगी मैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक, इसे और भी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझते हैं। ओके, यहाँ पर आपने देख लिया कि इसका जो है 135% है। ठीक, और इसका आपने देख लिया कि 27% है। अच्छी बात है जी, लेकिन यहाँ पर एक बात तो देखिए कि इसमें जब दोनों विषय में फेल हुए हैं 27%, तो इसमें पास कितने होंगे, उत्तीर्ण कितने होंगे? किसी चीज़ का परसेंटेज 100 माना जाता है ना, तो 100% में कितने परसेंट फेल हुए हैं? 27% फेल हुए हैं। ठीक, तो इसमें पास कितने होंगे देखिए तो यहाँ पर 10 में ले 7 घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, 9 में ले 7 घटाइएगा यानी कि 9 में ले 2 घटाइएगा तो 7, यानी 73% इसमें भी पास हो जाएंगे। मुझे लगा कि ये वाला लास्ट में कर दूंगी, बट अभी बताऊंगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, देखिए इंग्लिश और मैथ दोनों में पास हुए हैं 135%, अच्छी बात है। फिर देखिए तो अनुत्तीर्ण जो छात्र हैं दोनों विषय में 27% हुए हैं, तो दोनों विषय में पास कितने होंगे? 100 में से 27 घटाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, 73% पास होंगे। ठीक, तो यहाँ पर दोनों पास का निकालना है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? 39 नंबर में ये पूछा गया है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, तो ये भी उत्तीर्ण अब निकल गया और ये भी उत्तीर्ण है, तो अब हम उत्तीर्ण छात्रों की संख्या निकाल सकते हैं। दोनों विषय में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं, 135 माइनस 73। ओके, तो देखिए अब इसमें से 5 में ले 3 घटेगा 2, इधर 13 में ले 7 घटेगा 6। ठीक, तो 62% सही एक्यूरेट आंसर होगा आपका। ओके, जिन बच्चों के पास बुक होगा उन्हें क्लियर हो ही जाएगा। देखिए हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ठीक, इसमें कोई भी उतना तामझाम नहीं था, इसमें सही से फिर से देख लीजिए। एक परीक्षा में 70% अंग्रेजी में, आप 65% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। ये दोनों का उत्तीर्ण हमने E+M यानी इंग्लिश प्लस मैथ हमने जोड़ लिया है यहाँ पर, तो जोड़ने पर 135% आया है। फिर ये पूछा है कि यदि 27% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हो यानी कि फेल हुए हो, तो जब 27% ये दोनों में फेल हो गए तो पास कितने होंगे? हम जानते हैं कि 100% पूरा मार्क होता है, तो जब पास यहाँ पर मानिए कि ये टोटल 100 है तो 100 में 27 घटाएंगे तो पास वाला निकल जाएगा, यानी 73% पास है।
आइए देखिए दोनों में क्या है 135%, 135 में 73% घटा देंगे तो 62% एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर जो होगा 62% यानी 62% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं 40 नंबर में। देखिए, एक परीक्षा में 32% छात्र अंग्रेजी में, 40% छात्र गणित में तथा 20% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो। यहाँ पर सिर्फ फेल के बारे में दिया है बुक में। ठीक, अनुत्तीर्ण हुए हो तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को भी इधर हम करते हैं 40 नंबर में। देखिए 40 नंबर में क्या बोला है जी कि अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी के लिए सिर्फ ई लिख देती हूँ। ठीक, ई यानी अंग्रेजी में कितना 32%। ओके, और यहाँ पर अगर बात करें हम तो मैथ में यानी कि एम लिख देती हूँ। मैथ में कितना जी, तो 40%। ओके, तो ये देखिए ई प्लस एम बराबर क्या हो गया, ई प्लस एम बराबर यहाँ पर क्या आ गया, दोनों को जोड़ लेंगे 32 और 40 कितना हो जाएगा जी, तो 30 40 70 और 72%, यानी कि 72% हो गए ई प्लस एम बराबर फेल। ओके, और इधर भी क्या बोला है, अब इधर थोड़ा सा इस तरह से कर लेते हैं। ठीक, डन। और इधर बोला है कि दोनों विषय में, दोनों विषय यानी ई प्लस एम, यहाँ पर भी ई प्लस एम बराबर क्या है इधर, तो ई प्लस एम बराबर इधर भी दिया है कि 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या है। तो ये तो आपके सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। ये भी फेल वाला है और ये भी फेल वाला है। ठीक, इसको हम लिख देते हैं। देखिए ये भी टोटल क्या है, अनुत्तीर्ण है, और ई वाला भी यहाँ पर अनुत्तीर्ण का ही दिया है। तो अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का ही रिलेशन होता है। ठीक, तो ये देखिए यहाँ पर ये 72%, इसमें भी दोनों में फेल हुए हैं और यहाँ पर भी दोनों में 20% फेल हुए हैं। ठीक, तो हमसे ये पूछ रहा है कि दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की प्रतिशत क्या होगी। पहले इस फेल वाले को तो निकाल लें, तो फेल के लिए कैसे निकालेंगे। देखिए तो ये 72 वाला में से इस 20 को घटा देंगे तो कितना फेल हो जाएंगे, 52% फेल होंगे। ठीक, फेल से निकाल लिए हमने, तो पता चल गया कि 52% फेल हैं। अब हमारा फेल कितना आ गया जी, तो 52%। इसमें फेल क्या है, फेल जो है 52% है। और किसी चीज़ के लिए परसेंटेज हम कितना मानते हैं, पूर्णांक, तो हम मानते हैं कि 100% का पूरा परीक्षा था। कितना का परीक्षा है, 100% का। इसमें से फेल को घटा देंगे तो पास निकल जाएगा, तो 100 में से 52 को घटा देंगे तो 48% निकल गया, यानी 48% हमारा पासिंग मार्क्स हो गया। तो 48% बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर, एक बार फिर से समझ लीजिए। इतना दिया है कि ये भी देखिए इंग्लिश और मैथ में, इंग्लिश में 32 है, मैथ में 40% फेल हैं। तो इंग्लिश मैथ को हमने जोड़ दिया तो दोनों मिला के यानी इंग्लिश और मैथ में मिला करके 72% फेल हैं। और इधर दिया है कि दोनों में मिला करके इंग्लिश मैथ मिला करके यानी 20% फेल हैं। तो ये 72 में 20 हमने घटा लिए, 52 आ गया, यानी 52% मान लीजिए कि फेल हैं। ठीक, उसके बाद जब फेल है 52% तो पास कितना होंगे। हम जानते हैं कि किसी चीज़ के लिए मान लीजिए कि नंबर जो है परीक्षा 100 मार्क्स का यानी 100% का होता है। ठीक, 100% का परीक्षा होता है, उसमें से 52% फेल ही हो गया, तो पासिंग मार्क्स कितना है, 100 में से 52 घटा दिया, 48% पासिंग मार्क्स आ गया। क्लियर, यही वाला कॉन्सेप्ट था इस वाले में भी। देखिए इंग्लिश मैथ का यहाँ पर तो आ गया 35% पास, अनुत्तीर्ण इधर दिया है 27%। तो इसके लिए भी तो पहले उत्तीर्ण निकालेंगे, तो 100 में ले 27 घटा देंगे, यानी 100 में से अनुत्तीर्ण, टोटल में ले अनुत्तीर्ण घटाएंगे तो 73% पासिंग है। तो देखिए पासिंग माइनस पासिंग करेंगे तो पासिंग आएगा, यानी कि 135 में ले 73 घटाया हमने तो 62% आ गया। ये सिंपल वाला फंडा था। सेम कॉन्सेप्ट ई में भी, यानी दोनों मैथ सेम कॉन्सेप्ट वाला था। तो यहाँ तक हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोस्तों अगर आप सबको कहीं थोड़ा सा भी इशू लगे तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, मैं आप सभी का बहुत जल्द ही रिप्लाई करती हूँ। ओके,
कोई भी कमेंट आता है आप सभी का, या फिर टेलीग्राम पर आए कोई नोटिफिकेशन आप सभी का, या फिर कुछ भी, तो बहुत जल्दी ही रिप्लाई करती हूँ। 5-10 मिनट में ही आप सभी का रिप्लाई मिल जाता है। ओके, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से देखती हूँ, ताकि कौन से बच्चे को डाउट है, क्या क्वेरी है। हमारा पढ़ाना ही यूट्यूब पर आने का मोटिव है, ताकि जो बच्चे नॉलेज बिल्कुल भी नहीं जानते, बेसिक से उन्हें क्लियर करा पाऊँ। तो बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ध्यान रखिएगा। ओके, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि आपको थोड़ा भी ये कंटेंट अच्छा लगा तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।